हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी जबरदस्त रहें। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, एडुसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में इन दिनों हम अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। लाभ न कमाने वाले संस्थाओं के वित्तीय विवरण, इस विषय पर यह हमारा आज दूसरा लेक्चर है। आज हम करेंगे सम इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं से संबंधित कुछ विशिष्ट मदें। बच्चों, क्योंकि हमारा चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से संबंधित है, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है। जब तक हमें वो शब्दावली समझ में नहीं आएगी, हम उस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं हम इसकी शब्दावली क्या कहती है। पहला शब्द है सब्सक्रिप्शन, चंदा। चंदा क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, जिसको आविदान भी कहते हैं, चंदा भी कहते हैं, और इसको मेंबरशिप फीस भी कह देते हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे एक क्रिकेट क्लब का। हमारे एरिया में, हमारे शहर में एक क्रिकेट क्लब है। अब बताइए, क्रिकेट क्लब का क्या काम है? क्रिकेट क्लब का काम है उस एरिया के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवा देना। यानी लोग आए, खेलें, कोई अपना कैरियर भी बना सकता है और बाकी लोग अपना स्वास्थ्य से संबंधित लाभ कमाएं, एक्सरसाइज करें। उसमें खेलने से तो स्वास्थ्य बढ़ता है ना। तो क्रिकेट क्लब जो बना हुआ है, क्या उसमें खर्चे नहीं आते? उसमें बैट, बॉल, विकेट, ग्लव्स, पैड, ये सारी चीजें टूटती रहती हैं, और बाकी जो ग्राउंड की मेंटेनेंस है वो भी होता है। तो होता क्या है कि ये खर्चा कहाँ से आएगा? जब ये इनकम तो कुछ करते ही नहीं है, तो खर्चा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, जितने इसके मेंबर्स होते हैं उन सब मेंबर्स को हर वर्ष, वर्ष कह रहा हूं मैं, हर वर्ष एक मेंबरशिप फीस देनी होती है। अब वो फीस साल में एक बार भी ली जा सकती है, साल में 2 बार भी, 4 बार भी, और हर महीने भी ले सकते हैं, पर कुल मिला के एक वर्ष में एक बार तो जरूर ली जाएगी, है कि नहीं? तो जो फीस ली जाती है, उस फीस को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो सब्सक्रिप्शन जो है कहां मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है? इसमें ये कैश बुक का ही तो है, कैश बुक से ही तो बनता है, उसकी समरी है ना। तो इसमें इधर रिसिप्ट्स होती हैं और इधर पेमेंट्स होती है। हमने +1 में कैश बुक पढ़ी थी, तो कैश बुक भी तो यही बताती है, डेबिट साइड में रिसिप्ट्स, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। तो पॉइंट है, चंदा कहां मिलेगा? चंदा मिलेगा आपको रिसिप्ट साइड में। जब आप क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखोगे, तो उसमें डेबिट साइड में, इस साइड में, रिसिप्ट साइड में आपको चंदा मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि रिसिप्ट हुआ है, क्लब ने चंदा इकट्ठा किया है, तो यहां पर आ गया। अब रही बात, क्या ये चंदा प्रतिवर्ष मिलेगा या किसी किसी वर्ष मिलेगा? सोचो,
सीधी सी बात है, क्योंकि जब क्लब के मेंबर्स देंगे तो वो तो हर साल देंगे। मैंने कहा ना, हो सकता है महीने महीने में भी दे, चलो महीने में नहीं दे तो वर्ष में तो पक्का देंगे। तो जो चंदा वार्षिक रूप से मिलेगा, क्योंकि वो हर साल मिलेगा, इसलिए इसे हम इनकम मानेंगे इस क्लब की। तो क्लब की इनकम मानते हुए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, जो भी डेट हो, इसमें आपका इनकम इस साइड में है, क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंडिचर डेबिट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, ये कैश बुक की तरह बनता है। ये आपको गिवन होगा, यहां पर गिवन, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट आपको दिया होगा। हालांकि जब हम बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर उल्टा भी चला जा सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा और हमें रिसीट एंड पेमेंट बनाना होगा। लेकिन शुरू के जो सिंपल क्वेश्चंस है, शुरुआत है, उसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप बकायदा क्वेश्चन में दिया जाएगा और आपको यहां मिलेगा रिसीट साइड में, और इसको आपने कहां लिखना है, क्योंकि ये रेगुलर इनकम है, हर वर्ष मिलेगी, इसलिए इस क्लब की आय है, ये आय होने के नाते इस साइड में लिखेगा बाई सब्सक्रिप्शन, चंदा, रिसीट, पेमेंट, इनकम साइड। क्लियर? ओके? नहीं समझ में आता तो आप इसे रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ये पॉइंट नंबर हमारा था 1। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। देखिए बच्चों, जो मेंबरशिप थी वो हर साल में एक बार देनी होती थी, हर वर्ष में। मान लेते हैं कि हमारे क्लब में कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति का बच्चा हमारा मेंबर है, किसी उद्योगपति का बच्चा हमारे साथ मेंबर है, लेकिन वो अमेरिका में पढ़ रहा है। जब कभी इंडिया आता है तब हमारे साथ क्रिकेट खेलता है, लेकिन इन दिनों वो अमेरिका में है। अब हुआ क्या कि पीछे से कोई टूर्नामेंट आ गए, और टूर्नामेंट अभी कुछ दिन में होने वाले हैं, और जब हमने देखा कि वो बच्चा जो उद्योगपति का बेटा है वो तो इन दिनों है ही नहीं, हमने कहा नहीं है तो कोई बात नहीं, हटाओ उसका नाम, उसको क्यों टीम में जगह देंगे जिसने चंदा नहीं दिया था। और कुदरती जब गेम स्टार्ट होने थे उसी वक्त वो बच्चा आ गया और कहता है भाई मुझे भी टीम में लो। हमने कहा आपका तो मेंबरशिप आया ही नहीं है, और जिसकी मेंबरशिप नहीं आती तो हम उसको क्यों मेंबर रखे भला। कहता है जी मेरे लिए इतनी कोई बड़ी बात थोड़ा थी मेंबरशिप, लेकिन मैं बाहर गया हुआ था, मैं नहीं दे पाया, अब ले लो मेरे से। हमने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो बच्चे, ऐसी समस्या से बचने के लिए वो धनाढ्य व्यक्ति का बेटा ये भी कह सकता है आपने मेरे से एक ही बार चंदा ले लीजिए, ताकि कभी ये झंझट ही ना आए कि भाई मैं बाहर हूं, यहाँ हूं, समय पे नहीं दिया। तो हमने कहा अगर मान लेते हैं हमारा 1000 रुपये साल का चंदा है कि एक व्यक्ति 1000 रुपीज साल में देगा, तो हमने कहा ऐसा करो आप 10 साल का इकट्ठा दे दो। 10 साल का कितना हुआ? 10,000 हुआ, कि आप 10,000 रुपये हमें एक साथ दे दीजिए। ओके, तो उसने कहा ये पकड़ो 10,000 का चेक, अब मैं जीवन भर इसका मेंबर बना रहूंगा, दोबारा कभी चंदा नहीं दूंगा। क्या इससे क्लब को नुकसान हुआ कि वो केवल 10 साल का चंदा देके और 20 साल 30 साल तक इस क्लब का मेंबर रहेगा? ऐसे तो लग रहा है जैसे नुकसान है। नहीं बच्चे, नुकसान नहीं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष का एक साथ चंदा दे देता है और अगर उस चंदे को आप अगले 6-7 साल के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए तो 6-7 साल के बाद वो दुगना हो जाएगा। होगा कि नहीं?
ब्याज ही ब्याज इतना आ जाएगा और फिर आपका सिस्टम चल जाएगा आगे। आपने अल्फ्रेड नोबेल का जो पुरस्कार सुना होगा, नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके लिए अल्फ्रेड नोबेल ने एक बहुत बड़ी धनराशि बैंक में डिपॉजिट करवा रखी। उसमें इतनी धनराशि डिपॉजिट है, उसका जो हर वर्ष ब्याज आता है उस ब्याज से ही वो प्राइजेस और वो प्राइजेस का जो प्रोग्राम होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो खर्चा आता है वो उससे पूरा हो जाता है। तो क्या अर्थ निकला कि हमेशा चलता रहेगा। अल्फ्रेड नोबेल ने जो पुरस्कार निर्धारित किया है, नोबेल पुरस्कार, वो हर साल चलेगा क्योंकि वो ब्याज ब्याज से ही पूरा आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति एक साथ चंदा दे दे तो कहां मिलेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट? सिंपल है ना, रिसीप्ट है या पेमेंट है? चंदा मिला है, क्लब को, क्लब के नजरिए से देखना है तो यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा, गिवन होगा। अब रही बात, ये क्या हर साल मिलेगा? नहीं, कभी कभार कोई व्यक्ति इस प्रकार का चंदा देता है, लाइफ मेंबरशिप फीस। इसलिए ऐसे चंदे को इनकम नहीं मानेंगे जो कभी कभार प्राप्त होती है। ऐसी इनकम को पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसीप्ट्स कहते हैं। ये तो कभी कभार होती है और उस नाते से इससे जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में, लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये लायबिलिटी तो नहीं हुई। बिल्कुल ठीक बात है, लायबिलिटी नहीं है। अच्छा बच्चे ये बताओ, ये तो हो गया लाइफ मेंबरशिप फीस, और एक आपको यहां पे कैपिटल दिखानी है, जिसको यहां पे कैपिटल की बजाय कैपिटल फंड कहते हैं। बताया था ना कि जो व्यापारिक संस्थाएं होती है वो तो कैपिटल लिखती है और जो गैर व्यापारिक संस्था है वो कैपिटल फंड शब्द का यूज करती है। ठीक है, तो बच्चे कैपिटल यहां दिखाई जाती है, तो क्या कैपिटल लायबिलिटी होती है, बाहर वालों को देनी है? नहीं भाई, लेकिन फिर भी कैपिटल हम कहते थे कि कैपिटल एक दिन मालिक को वापस दी जानी है, इसलिए वो लायबिलिटी है। हालांकि इनमें जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं वो कैपिटल आपस में बांटी नहीं जाती। एक संस्था यदि समाप्त हो जाएगी तो उसी प्रकार की जो सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है उसी प्रकार की किसी अन्य संस्था को वो सारी जो राशियां हैं वो उनको सुपुर्द कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, लेकिन बांटा नहीं जा सकता। पर चलिए फिलहाल समझने के लिए, जैसे पूंजी यहां पर आती है इसी तरह पूंजी की तरह लाइफ मेंबरशिप फीस है वो लायबिलिटी साइड में आएगा। यस, क्लियर है? ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। तो कहां दिखाया गया? रिसीप्ट में मिलेगा और लायबिलिटी साइड। ठीक है बच्चे, अब हम तीसरा चलते हैं, एंट्रेंस फीस। बच्चों अब पॉइंट है एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क, एडमिशन फीस भी कह देते हैं। जो क्रिकेट क्लब बना शुरू से तो बना हुआ नहीं था ना। शुरू में कुछ लोगों ने विचार किया होगा कि ये जो बंजर सी जमीन है, उबड़ खाबड़ जमीन है, इसमें हम क्लब बनाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं। उसने अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत की तो कुछ लोगों ने तो कहा होगा इसमें कभी ग्राउंड बन सकता है क्या, इतनी उबड़ खाबड़ और बेकार सी जगह पर? नहीं, कुछ नहीं बनना, सॉरी मैं आपका साथ नहीं देता। ओके, कुछ लोगों ने कहा यार विचार बहुत अच्छा है, अगर 1 महीना मेहनत करेंगे तो बन जाएगा, और बन गया। चलिए अब क्रिकेट भी शुरू हो गया। कुछ समय के बाद जिस मेंबर ने मना किया था बनने से, जो मेंबर नहीं, जिस व्यक्ति ने मना किया था, वो कहता है यार मुझे भी खिला लो। हमने कहा आप उस दिन क्यों नहीं आए, हम आपको नहीं खिलाते। हो सकता है ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि उस एरिया में, उस कॉलोनी में कोई नया व्यक्ति ट्रांसफर होके आया हो, या कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स अभी ट्रांसफर होके इस एरिया में आए, वो बच्चा इसी एरिया में पहुंचा है, वो कहता है मुझे भी खिला लो, हम कहेंगे आप तब क्यों नहीं आए थे जब ग्राउंड बना था। ये तो बेतुकी बात हो गई ना। तो बच्चे क्या होता है, अगर हम उससे उतनी ही फीस ले जो 1000 रुपए हर मेंबर से लेते थे, तो हो सकता है कुछ मेंबर कहें ये अच्छा सिस्टम है,
नया आए तो भी 1000, पुराना हो तो भी 1000, ये कोई बात हुई? भाई पुराने को कोई तो कुछ तो वेटेज होनी चाहिए, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो क्या नियम बनाया, जो नया आएगा वो कुछ एक्स्ट्रा रकम देगा, एक्स्ट्रा अमाउंट देगा, जिसको हम एंट्रेंस फीस कहते हैं। आप गौर करो, आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उस साल एडमिशन फीस लगती है, अगले साल एडमिशन फीस नहीं लगती, नहीं लगती ना? हाँ, फीस लगती है लेकिन एडमिशन फीस नहीं लगती। तो एडमिशन चार्जेस एक बार लगते हैं। तो कहां आएगा? एंट्रेंस फीस रिसीप्ट साइड में होगा, क्योंकि प्राप्त हुआ है। आपको पता है ना, प्राप्ति का मतलब प्राप्ति है, कोई सी प्राप्ति हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की प्राप्ति हो चाहे रिवेन्यू नेचर की हो, पूंजीगत हो या आयगत हो, इससे कोई मैटर नहीं होता, बस प्राप्ति है, इस वर्ष की प्राप्ति है। अच्छा जी, रिसिप्ट हो गया। क्या ये हर साल मिलेगा? अभी तो बताया नहीं मिलेगा, हर साल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मुझे इसे यहां लायबिलिटी पे दिखाना चाहिए। लेकिन रुको, मैं मानता हूं कि हर साल नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों एक एग्जांपल देखे, क्योंकि आप +2 में पढ़ रहे हैं और आगे आपकी फेयरवेल पार्टी होगी। कितनी बार आपकी लाइफ में फेयरवेल पार्टी होगी? एक बार, है ना? जब आप +2 से जाएंगे तब आपकी फेयरवेल पार्टी होगी। मैं टीचर हूं, मुझसे पूछो आप कितनी बार फेयरवेल पार्टी हम देखते हैं? हम प्रतिवर्ष देखते हैं। प्रतिवर्ष एक क्लास +2 बन के पास आउट हो जाती है, यहां से चली जाती है। अगले साल जो +1 थी वो +2 हो जाएगी, उसके अगले साल 10th वाली +1 होके आगे 2 आ जाती है। क्या देखा आपने? आपके नजरिए से केवल एक बार फेयरवेल पार्टी हुई, मेरे जैसे अध्यापक के नजरिए से प्रतिवर्ष हम वो फेयरवेल पार्टी देखते हैं। अब मैं यही बात यहां समझाना चाहता हूं, आपने एंट्रेंस फीस एक बार दी, ये क्लब है किस चीज का? मनोरंजन का, स्वास्थ्य से संबंधित, कोई इनकम का तो है नहीं। तो जो व्यक्ति आना चाहे मोस्ट वेलकम, आ जाओ, जो जाना चाहे चले जाओ। किसी बच्चे की नौकरी बाहर लग जाएगी तो उसे जाना होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसमें हर वर्ष एंट्रेंस फीस मिलेगी। कैसे? आपसे नहीं मिलेगी, कुछ लोग नए आएंगे वो एंट्रेंस फीस देंगे, फिर कुछ चले जाएंगे, फिर अगले साल फिर कुछ नए आ जाएंगे, ऐसा सिलसिला हर साल चलेगा। अगर किसी स्कूल की बात करें, हर साल स्कूल में अगर वहां +1 +2 है, हर वर्ष एक नई +1 बनती है, वो एडमिशन फीस देती है, फिर अगले साल एक नई +1 बनेगी, वो एडमिशन फीस देगी। तो हुआ ना, उस स्कूल के नजरिए से तो हर साल एडमिशन फीस मिलेगी नहीं। इसी तरह से यहाँ पर प्रतिवर्ष कोई ना कोई एंट्रेंस एडमिशन होगा किसी का, वो फीस देगा, इसलिए हम इसे इनकम में दिखाएंगे। क्या वर्डिंग दिखाएंगे वो बाद में बात कर लेंगे, वैसे तो खैर सिंपल ही है, एंट्रेंस फीस और बाई एंट्रेंस फीस। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अभी तो आप इतना याद कर पाइए किस जगह जाएगा, फिर आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 4th पॉइंट है एंडोमेंट फंड, समर्पित निधि। समर्पित निधि, समर्पित निधि क्या होता है? कभी कभी कोई व्यक्ति कोई बड़ी राशि दे देता है, या तो उसने कोई दुआ की होगी कि मेरे परिवार में यदि ये काम हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, या मेरे बच्चों को अच्छा रिश्ता मिल जाए, कुछ भी जो भी कहिए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तो मैं इस क्लब को या इस मंदिर को या इस संस्था को, जो भी वो संस्था है, उसको ये राशि दूंगा, और उसने दे दी। इसे कहते हैं समर्पित एंडोमेंट फंड। जब कोई राशि, एक बड़ी राशि प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड भी यहां पर रिसिप्ट होगा, है कि नहीं? आएगा तो रिसिप्ट हुआ। हर साल प्राप्त होगा? नहीं भाई, कभी कभी तो कोई ऐसे विचार वाले व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि जी मेरी तरफ से ये धनराशि संस्था को, क्लब को दी जाती है ताकि क्लब यहाँ फले फूले और भी बच्चों का कैरियर बनाए, कुछ भी। तो बेटे ये चीज आपकी लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी। या तो इनकम होती, इनकम तो ये है ही नहीं, तो इनकम नहीं है तो ये लायबिलिटी साइड में आएगी। क्लियर है? समझ में आ गया?
नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट है डोनेशन। क्या है? डोनेशन, दान। जो क्रिकेट क्लब बनाया, थोड़ा सा एरिया से बाहर, मान लीजिए 2-3 किलोमीटर बाहर बनाया गया, क्योंकि उस थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जगह थी, खाली जगह थी, वहां बना दिया। अब एक टूर्नामेंट हुआ तो मंत्री जी को बुला लिया गया। जून का महीना, जानते हो जून में जबरदस्त गर्मी होती है, और जब मंत्री जी खेल देख रहे थे तो खेल देखते देखते उन्हें प्यास लगी। मंत्री जी ने कहा यार थोड़ा पानी मिल जाए। तो जो मैनेजमेंट वाले प्रबंधक थे उन्होंने कहा सर अभी मंगाते हैं, और एक को भेज दिया, जा भाई पानी लिया। 20 मिनट 30 मिनट हो गए, पानी नहीं आया। मंत्री जी ने फिर पूछा वो पानी थोड़ा सा, वो जी बस अभी आने वाला, वो साइकिल पे गया हुआ है जी, अभी लेके। क्यों यहाँ नहीं है? सर ऐसा है यहाँ ना थोड़ा सा इस एरिया में कुछ है नहीं पानी की व्यवस्था, तो यहाँ से जो हमारी कॉलोनी है वहां जाके हम लेके आते हैं। अच्छा, ये तो फिर बच्चों को तो बड़ी दिक्कत आती होगी, जब मेरे जैसे को इतनी प्यास लग रही है, ये तो खिलाड़ी हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो क्या होगा? तो ऐसे में मंत्री जी ने बाद में कहा, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, कि भाई ऐसा मुझे लगा यहाँ पानी की दिक्कत है, मेरी तरफ से 30,000 रुपए यहाँ पर हैंडपंप लगवाने के लिए। वो जो 30,000 रुपए मंत्री जी ने दिए हैं, वो कहां आएगा? रिसीप्ट्स में। और रिसीप्ट में आएगा, उसका होगा, ये तो यहां पे हटा देते इसको, रिसीप्ट्स में, और उसको कहेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन, हिंदी में कहते हैं विशिष्ट दान। क्या कहेंगे? स्पेसिफिक, विशिष्ट दान। तो रिसिप्ट हुआ, मान लीजिए 30,000 रुपए दिए हैं मंत्री जी ने। अब वो पैसा क्या इनकम है? नहीं, क्योंकि उस पैसे से हैंडपंप लगवाया जाएगा। वो केवल विशेष काम में यूज होगा, जिस काम के लिए मंत्री जी ने पैसा दिया है उसी काम में पैसा यूज होगा, इसलिए उसे विशेष दान कहेंगे। तो यहां पर स्पेसिफिक डोनेशन, जिसका नाम जो भी होगा डोनेशन का, डोनेशन फॉर हैंडपंप जो भी लिखा हो, तो इस तरीके से वो डोनेशन लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, जैसे कैपिटल की तरह, यानी एक विशेष काम में ही प्रयोग होगा। ठीक है? कौन सा डोनेशन बन गया? स्पेसिफिक। अगले साल मंत्री जी फिर बुलाए गए, वही जून का महीना, फिर पानी मांगा, प्यास तो लगनी थी। अब के मंत्री जी को तुरंत पानी, क्यों? हैंडपंप वहीं लग गया, पानी की सुविधा हो गई। अब के मंत्री जी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई पानी की। पिछली साल तो आधा घंटा खराब हो गया था ना उनका, तो इस बार उन्होंने कहा भाई मुझे बहुत अच्छा लगा और पानी की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन क्योंकि मंत्री जी आए तो कुछ तो देंगे, तो उन्होंने वहां पर फिर 20,000 रुपए या 30,000 रुपए, मान लीजिए 20,000 का डोनेशन दिया। अब की उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं हैंडपंप लगाने के लिए या शेड बनाने के लिए या ग्राउंड बनाने के लिए देता हूं, कुछ नहीं कहा। तो ये 20,000 का डोनेशन जनरल डोनेशन हो गया। क्या हो गया? जनरल डोनेशन, सामान्य दान। और वो विशिष्ट दान था। वो क्या था? विशिष्ट दान। विशिष्ट दान, ऊपर वाला विशिष्ट दान था, नीचे वाला सामान्य दान। ये भी रिसिप्ट में हुआ। और 20,000 का दान क्या हर साल मिलेगा? अब सोचने की बात है। तो बच्चों, जनरल डोनेशन पर ध्यान देना है आपने। किस पर? जनरल, इस पे नहीं। डोनेशन दो प्रकार का होगा, एक होगा स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा होगा जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस में काम होगा, विशिष्ट दान विशिष्ट काम के लिए ही प्रयोग होगा। कहीं ऐसा ना हो मंत्री जी ने हैंडपंप लगाने के लिए दिया
अगली बार फिर हैंडपंप नहीं पाया, मंत्री जी बोले पैसे कहाँ गए? सर हमने एक टूर्नामेंट बीच में और करवा दिया, पैसा वहां यूज कर लिया। नो वे, ऐसा तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत है। विशेष दान विशेष कार्य में ही प्रयोग होगा। तो बच्चों जनरल डोनेशन की बात कर रहा हूं मैं, पहले विशेष की हो चुकी कि विशेष दान तो विशेष काम में होगा इसलिए लायबिलिटी में, लेकिन जनरल डोनेशन को आपको दो नजरिए से देखना है। पहले तो डोनेशन को दो नजरिए से देखना था, स्पेसिफिक है या जनरल है, और फिर जनरल को भी दो तरीके से देखना है। अब ये दो तरीके से क्या देखना है? जो जनरल डोनेशन की राशि है, इस राशि को देखना है, ये राशि कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है या सामान्य सी है। अगर सामान्य सी लगती है तो ये मान के चलिए ऐसा डोनेशन आपको हर वर्ष मिलेगा। ये मंत्री जी या कोई और मंत्री जी या कोई उद्योगपति कोई ना कोई तो देता है। जैसे हम एक बार रामलीला का एग्जाम्पल ले लें, रामलीला में प्रतिवर्ष कुछ लोग आते हैं मुख्य अतिथि बनकर, तो किसी वर्ष कोई व्यक्ति दे जाता है, किसी वर्ष कोई, लेकिन हर साल वो जो राशि है वो तो मिलती है दान की उनसे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो डोनेशन है, यदि ये साधारण राशि है तो यहां पर लिखेंगे बाई जनरल डोनेशन। सामान्य राशि होने पर, सामान्य राशि होने पर मान लीजिए 20,000 है, ठीक है, तो ये मानेंगे इनकम है, चाहे ये मंत्री जी दे चाहे कोई और दे। अब अगर मैं इसकी जगह अथवा कर दूं, और अथवा इसकी वजह मान लीजिए 1,00,000 रुपए आता है, आपको लगता है उत्तरेगी 1,00,000 रुपए तो बहुत बड़ी राशि है। यदि आपको अचंभा होता है, एक बड़ी राशि महसूस होती है, तो ऐसा मान के चलिए ऐसी राशि बार बार नहीं मिलेगी, ऐसे मंत्री जी बार बार नहीं आएंगे। ऐसी राशि को यहां पर 1,00,000 रुपए को यहां दिखाएंगे। हालांकि ये जनरल डोनेशन है, लेकिन इसकी राशि इतनी बड़ी है कि ये जनरल होते हुए भी स्पेसिफिक जैसा हो गया। बार बार तो नहीं देगा, बार बार तो कोई नहीं देगा। इस तरीके से अगर कोई बड़ी राशि मिल जाए तो ये मान के चले ये हर वर्ष नहीं मिलेगी, इसलिए उसे लायबिलिटी में दिखाएंगे, जैसे कैपिटल फंड्स दिखाता है इस तरीके से। फिर से समझाऊं? अब आप कहोगे सर ये राशि का पता कैसे चलेगा, बड़ी है छोटी है? बच्चों अगर आपके जितने यहाँ पे आंकड़े हैं 30,000, 20,000, 20,000, 50,000, उसमें आपको एक जनरल डोनेशन मिला और बीच में ही रकम पाई, कुछ ज्यादा अलग से नजर नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर एकदम उछाल आए, बाकी आंकड़े 20,000, 30,000, 50,000 के और ये सीधा 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 का है, तो आपको लगेगा ये कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में ये मान के चले ये विशेष दान के तौर पे हो गया, तो जनरल होते हुए भी कहां दिखाया जाएगा? लायबिलिटी साइड। इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हालांकि कंफ्यूजन कुछ ऐसा है नहीं, आप बाकी आंकड़ों को देखिए उसके हिसाब से बात करिए, ठीक है, ओके। तो इसको आपको ध्यान रखना है, किसको? जनरल डोनेशन कितना है उसकी राशि देखिए। यदि वो राशि सामान्य सी है तो ऐसा मान के चले प्रतिवर्ष कोई ना कोई व्यक्ति ये देगा, इसलिए वो इनकम होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा राशि है, नहीं भाई हर बार ऐसे मंत्री नहीं आएंगे, इसकी वजह से ये बड़ी राशि है, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। इसको मिटा दिया जाए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल्स, पुराना अखबार और स्पोर्ट्स मटेरियल बेचना, क्योंकि ये क्लब है। अपने घर में तो न्यूज़पेपर एक ही आता होगा ना, दो दो तीन तीन तो हमारे बस का लेना नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी क्लब की बात करूं तो वहां पर लगभग 4 से 5 और कई बार तो सभी न्यूज़पेपर 8-8, 10-10 न्यूज़पेपर आते हैं।
एक दिन में इतनी रद्दी इकट्ठी हो जाती है, 2 दिन में इतनी, एक साल में 365 दिन में, बताइए, कल्पना कीजिए, कमरा भर जाएगा। क्या करते हैं हम अखबार की रद्दी का? जितनी यूज होनी है तो ठीक है, थोड़ा बहुत घर में यूज करनी है तो, अदरवाइज सारी रद्दी हम कबाड़ी को बेच देते हैं। तो इसी तरह ये जो क्लब है, जितने न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनसे कितना बड़ा ढेर लग जाता होगा, हर महीने में कितना लग जाएगा। और अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में तो आप सोच ही सकते हैं कमरा ही भर जाएगा। तो उसे आपको बेचना पड़ेगा, तो वो आपका रिसीप्ट होगा। न्यूज़पेपर बेचना रिसीप्ट कहलाएगा। क्या ये हर साल मिलेगा? भाई क्लब जिंदा है, अच्छे से काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, तो वहां अखबार भी आएंगे, मैगजीन्स भी आएंगी, यूज भी होंगे, हमेशा होंगे। इसलिए ये मान के चलिए ये इनकम हमारी हमेशा होगी। तो इनकम साइड में दिखाएंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इनकम होगा। इसी तरह से स्पोर्ट्स मटेरियल होता है, खेल का सामान। बच्चों जितना अच्छा क्लब होता है, जितना हाई स्टैंडर्ड का क्लब होता है, उसके पास वो चीजें भी स्टैंडर्ड की होती है। जैसे आप आईपीएल देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, तो उसमें विकेट देखी होंगी आपने, विकेट के अंदर कैमरा तक लगा होता है। तो बताइए एक ही विकेट कितने की हुई? आप कल्पना कर सकते हैं, हजारों रुपए की होगी एक एक विकेट। और जो गली मोहल्ले में खेलते हैं वो क्या करते हैं, एक तरफ तो 2 डंडे लगा देते हैं, बीच के एरिया को मान लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी, चाहे भी बीच में से गई तो आउट मान लेंगे। और दूसरी तरफ सिर्फ सिंबल के तौर पे एक डंडा गाड़ के भी वो क्रिकेट खेल लेते हैं, है कि नहीं? जो विकेटें वहां काम नहीं आएगी, वहां तो सेट होते हैं, खराब हुआ, एक विकेट टूटी, सेट ही बेकार। लेकिन गली मोहल्ले में खेलने वालों के लिए तो वो भी सेट है कि नहीं भाई? एक मान लीजिए जैसे क्लब की बात कर रहा हूं, वहां पे 24 कप का सेट, क्योंकि 12 खिलाड़ी इधर के 12 उधर, बल्कि मैं तो कम कह रहा हूं, उसमें मैनेजर वगैरह मिला के भी शायद 50-60 हो जाते होंगे। तो इतने कप एक जैसे आते हैं, उनका एक सेट है। लेकिन हमारे घरों में 6 कप का सेट भी चल जाएगा, और कोई छोटी सी फैमिली हो तो 4 कप का भी तो उनका सेट हो जाता है। समझ में आई? तो मेरा कहने का मतलब है, जो स्पोर्ट्स मटेरियल जो खराब हो गया, बॉल थोड़ी सी कहीं से धागा टूट गया, बैट का कोई किनारा टूट गया, जो हमारे काम का नहीं है, अगर उसे आप बोली में, ऑक्शन में बेचें, तो गली मोहल्ले वाले उसमें भी टेप वगैरह लगा लुगा के थोड़ी रिपेयरिंग करके बढ़िया से खेल लेते। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि जो पूरा बैट होता है, यदि नीचे का पार्ट खराब है, थोड़ा सा आरी से काटा इतना सा, फिर भी चल जाता है। तो क्या हुआ? तो मतलब मेरा कहने का है कि स्पोर्ट्स मटेरियल भी रिसिप्ट होगा, और क्योंकि वो हर साल बिकेगा, क्योंकि जब क्लब एक्टिव पोजीशन में, वर्किंग पोजीशन में है, तो वहां चीजें टूटेंगी खेलने से, तो वो हर साल बिकेंगी, तो इनकम होगी। उसके बाद नेक्स्ट है लिगेसी, वसीयतनामे से प्राप्त राशि। क्या है ये? कभी कभी कोई व्यक्ति एक वसीयत लिख जाता है, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति में से 10% या 20% इस मंदिर को दे दिया जाए। या किसी को बहुत ज्यादा शौक है गेम का, और जिसने इस गेम ग्राउंड को बनवाया, वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद भी ये ग्राउंड जीवित रहे। कई बार वो बड़ी राशि वसीयत कर जाता है। तो वसीयतनामे से प्राप्त राशि, बताइए कहाँ लिखी जाएगी? रिसीप्ट्स में। कहाँ लिखेंगे? रिसीप्ट में, क्योंकि प्राप्त हुई, हर साल प्राप्त होगी। समर्पित निधि की तरह वसीयतनामे से प्राप्त राशि भी कभी कभार प्राप्त होती है, इसलिए इसे इनकम ना मानते हुए लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया वसीयतनामे से प्राप्त राशि। उसके बाद है बच्चों 8वां पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुरानी संपत्तियों की बिक्री। पुरानी संपत्तियों की बिक्री से क्या मतलब है? अभी तो हमने पुराने अखबार और स्पोर्ट्स मटेरियल की बात करी थी, अब हम संपत्तियों की बात कर रहे हैं। एक साथ में उदाहरण भी लेके चले कि जैसे NNPOs हैव टोटल एसेट्स ऑफ 50,000, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 50,000 की संपत्ति है, कुछ भी मान लीजिए, फर्नीचर है, मशीन है, कुछ भी। इट सोल्ड द एसेट्स कॉस्टिंग ऑफ ₹10,000 फॉर 6,000, इसने 10,000 लागत की एसेट्स को 6,000 में बेच दिया।
टोटल एसिड्स कितनी है? 50,000। कितनी है टोटल? 50,000 की, है ना। 50 में से 10 वाली आइटम को 6 में बेच दिया, कितने रिसीप्ट हो गए, कितने पैसे आएंगे? 6,000। 10 वाली चीज को 6 में बेचो तो 6 आएंगे, और 10 वाली को 11 में बेचो तो 11 आएंगे। हमने तो रिसीप्ट लिखना है कितने रुपए आए, कितने की थी नहीं, कितने आए। अब दूसरी बात, क्या इसी वजह से कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ? हुआ ना। 10,000 की एसिड्स बेच दी और सिर्फ 6,000 हमें मिले हैं, तो 4,000 का लॉस हो गया। तो यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, 4,000 रुपये। अगर प्रॉफिट हो जाता तो, जैसे 10 की बजाय 11 में बिक जाता तो 1,000 का प्रॉफिट होता, वो इधर लिखते प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। क्लियर हुआ? लॉस हो गया तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट। अब उसके बाद नई बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें जो एसेट आएगी, पहले तो थी 50,000 की, क्या आगे भी 50 की रहेगी? नहीं, 50 में से कम हो गई। कितनी कम होगी? 6,000 की? नहीं, क्योंकि वो 10 वाली बेची है। आपके घर से तो 10 वाली जाएगी, आप 10 वाली को 11 में बेचो तब भी 10 की जाएगी, और 10 वाली को फ्री में दे दो तो भी 10 की जाएगी, और 10 वाली को 6 में बेच दो तो भी 10 की जाएगी। एसिड्स तो 10 की जाएगी ना। मान लीजिए आपकी एक बुक 100 रुपए की, आप उसे फ्री में दे दो तब भी 100 की गई, आप उसे महंगी बेच दो तब भी 100 की गई, और उसे सस्ती बेच दो तब भी 100 की जाएगी। तो एसिड्स तो मेरी 10,000 की कम होगी, इसलिए मैं यहां पे लेस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान बेची थी 10,000 की, तो आपकी 40,000 की एसिड बचेगी। क्लियर है? और बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह हम बाद में करेंगे 40,000 पर, क्योंकि 40 की तो है ना, लेकिन वो बाद में पॉइंट करेंगे। फिलहाल हमारा पॉइंट क्या था? टोटल 50,000 की एसिड्स, उसमें से 10 वाली 6 में बेच दी तो रिसिप्ट होगी 6, लेकिन लॉस हो गया 4 का, तो 4 का लॉस। लॉस तो डेबिट एक्सपेंडिचर साइड में आएगा ना, लॉस में। और दूसरी बात कि कितने की बच गई? 50 में से 10 कम हो गई, 40 की। और अगर कोई और खरीदी जाएगी तो उसमें ऐड हो जाएगी, और खरीदोगे, मान लीजिए और खरीदनी पड़ेगी एसिड्स तो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों 9वें पॉइंट पे, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम ये क्या होता है? व्यावसायिक शुल्क का भुगतान। क्या है ये? व्यावसायिक शुल्क का भुगतान। मतलब क्रिकेट क्लब चल रहा है हमारा, क्या हमारे सारे खिलाड़ी इतने अच्छे होंगे कि मान लीजिए दिल्ली में कोई 1,00,000 रुपए के प्राइस का टूर्नामेंट हो, तो क्या हम उससे अकेले जीत पाएंगे? हो सकता है हमारी टीम में खिलाड़ी तो अच्छे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी थोड़ा सा ऑलराउंडर नहीं है, जो कि हमारे पड़ोस की टीम में बहुत अच्छा खिलाड़ी है। उससे हम कहें यार आप हमारे साथ खेलने आओ ना, वो कहता है मैं क्यों आऊं, अगर ट्रॉफी जीत गए तो आपके क्लब में जाएगी, हमारे क्लब में तो जाएगी नहीं, मुझे क्या मिलेगा? हमने कहा ऐसा करते हैं, हम आपको इतने रुपए देते हैं, चाहे हम जीते चाहे हारे, चाहे ट्रॉफी मिले चाहे ना मिले, आपको तो पेमेंट इतनी कर देंगे। कहता है फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वो हमारा मेंबर नहीं है, हमारा एम्प्लॉय नहीं है, उसको हम जो पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, व्यावसायिक शुल्क का भुगतान। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, सहायतार्थ हॉस्पिटल, जो लोगों की मदद के लिए बनाया गया। अब उस हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स थोड़ा अवेलेबल होंगे, हड्डियों का डॉक्टर भी, जले हुए व्यक्तियों का डॉक्टर कहते हैं जो, वो भी, इसी तरह से और डॉक्टर्स भी, क्या सारे अवेलेबल होंगे? नहीं ना। कभी कभी कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको और डॉक्टर्स की भी जरूरत हो जाती है, तो ऐसे में हम किसी और हॉस्पिटल से डॉक्टर बुला लेते हैं, डॉक्टर अपनी फीस ले जाते हैं एक दिन चेकिंग की, तो चेकअप की,
तो वो फीस जो दे देंगे वो कहलाएगी पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। लेकिन जो अपने डॉक्टर्स हैं, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनको तो सैलरी देते हैं ना, वो तो सैलरी कहलाएगी। यहां पर आएगी पेमेंट में सैलरी, और सैलरी एक्सपेंसेस में आ जाएगी। लेकिन पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम यहां ये पेमेंट में आएगा, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। अभी तक हमने सारे रिसिप्ट में किए थे, पहला पॉइंट आया पेमेंट्स में। अब दूसरी बात, क्योंकि क्लब है तो ये तो टूर्नामेंट कभी खुद करवाएंगे, कभी जाएंगे, तो इन्हें कभी खिलाड़ियों की जरूरत ऐसे पड़ती रहेगी। हॉस्पिटल है तो भाई दूसरे हॉस्पिटलों के डॉक्टरों को तो बुलाना ही पड़ेगा कभी ना कभी, किसी न किसी काम के लिए। तो ऐसे में ये पेमेंट भी होती रहती है। तो इसे ये मानते हुए ये रूटीन में होगी, हर साल होगी, यहाँ पर एक्सपेंसेस में शो करेंगे पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आज का लेक्चर हमें यहीं पे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स कर लिए जो मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।